we are talking about translation। जैसे कि कल अपन ने ट्रांसलेशन पे बात की थी, लेकिन आज अपन जो ट्रांसलेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस करेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस अपन को पहले देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं अपन को ये देखना है। तो देखिए बेटा, सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में जो होते हैं वो वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक होता है आपका एक्सक्लेमेटिव। ये कुल मिला के 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक या इच्छात्मक, इच्छाबोधक, जो भी अपन कहें। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छाबोधक। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयात्मक। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे इंपेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके अफर्मेटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और इसे कहते हैं अपन नकारात्मक। अभी अपन जब टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं तो ये टेंसेस का अध्ययन आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस टेंसेस के अध्ययन को अपन सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंसेस में करेंगे फिलहाल। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा और एक इंटरोगेटिव का नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के वाक्य होंगे। ध्यान रखना, वाक्य 2 ही प्रकार के हैं। वाक्य वैसे तो 2 ही प्रकार के हैं, लेकिन इनके 4 रूप हो जाएंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये अपन को थोड़ा सा समझना है, समझ के काम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और सकारात्मक वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जो वाक्य में कभी भी नेगेटिविटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और नकारात्मक जो आपके वाक्य हैं उनका सीधा मतलब है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है और उनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है।
उनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो आज अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आज अपन करेंगे सेंटेंस में ट्रांसलेशन, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्य को बनाने की स्ट्रक्चर नहीं की बनी होगी। मैं स्ट्रक्चर की बात करूं या मैं इन सेंटेंसेस में एक नोट लिखूं। चलो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। STRUCTURE हमारी स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको कल बताई। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ये किसी भी टेंस के सकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी कि इस स्ट्रक्चर से हम किसी भी टेंस का, कोई सा भी टेंस हो सकता है, असर मतलब 12 जो हमारे टेंस है उनमें से किसी भी टेंस के वाक्य का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन इसी बेस पे होगा। ये स्ट्रक्चर होगा। पहले एक सेंटेंस मैं देखिए यहां बताता हूं। रीना रात्रि में कविता पढ़ रही थी। ये देखिए सेंटेंस हमारे पास, रीना रात्रि में कविता पढ़ रही थी। रीना रात्रि में कविता पढ़ रही थी, ये एक सेंटेंस हमारे पास। जब भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें सबसे पहले आपको 3 चीज छांटनी है। उसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रीना। वर्ब क्या है, पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने बताया था कि मेन वर्ब के जस्ट बिफोर यूज होने वाला जो वर्ड होता है उसे अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गए हमारे अदरवर्ड्स। अदरवर्ड्स हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं। हिंदी के वाक्य की बात कर रहे हैं। फिर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कीजिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कीजिए। हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हमने सब्जेक्ट लिखा रीना। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको वाक्य का टेंस देखना है। तो देखिए थी यानी पास्ट, रही यानी कंटीन्यूअस, यानी वाक्य हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉच या वॉच। तो यहाँ रीना सिंगुलर है, इसके लिए क्या रहेगा, वॉच। फिर आप लगाइए मैन वर्ब। मैन वर्ब का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में बोध आ गया, इसका मतलब बोध वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। तो यहाँ देखिए पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड, और इसमें जोड़ दिया हमने आईएनजी रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ कॉइन, और रात्रि में एट नाइट। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे रात्रि से पहले इनका प्रयोग कर देते हैं, इन द नाइट। नहीं, एट नाइट रात्रि में आपको यहाँ इनका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन किसी स्ट्रक्चर से होगा जिस स्ट्रक्चर से अपन ने कल देखा था या जिस स्ट्रक्चर पर अपन ने कल बात की थी।
अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है या एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं आपको इसमें नोट करूंगा। इसके बाद आप लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, अभी कर सकते हैं तो अभी, या बाद में वीडियो देख के आप नोट कर लेंगे। देखिए नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहली चीज, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे ड्यूरिंग फ्रेमिंग affirmative sentences in present indefinite एवं past indefinite tense, कोमा लगा के लिखेंगे क्या? helping verb is never used, helping verb का कभी प्रयोग नहीं होता है। तो दोनों चीज के लिए है, एक बार फिर ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते समय, यानी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले, ड्यूरिंग फ्रेमिंग affirmative sentences in present indefinite and past indefinite tense, helping verb is never used, helping verb का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो गया आपका नोट नंबर। अब हमने इस नोट नंबर 1 में क्या लिखा? हमने ये लिखा कि जो हमारी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। इस नोट नंबर 1 में क्या लिखा कि दो टेंस का हमने नाम लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। दो टेंस में नहीं होगा। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए नोट नंबर 1 का ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना मेरी बात को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा नोट नंबर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते समय। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन को ये देखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डायरेक्ट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। ठीक है। और ये भी जैसे एग्जांपल, राधा मंच पर नाचती थी, नाचती थी। यहां देखिए राधा सब्जेक्ट है, नाचती थी वर्ब हो गई, और मंच पर अदर वर्ड्स, मंच पर अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में तो उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। देखिए हमने इसका क्लासेस किया, सबसे पहले लिखा रहा, अब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कौन सा है? सकारात्मक। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ये है कि डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नाचने को क्या कहते हैं? D-A-N-C-E, डांस, और ये सेकंड फॉर्म डांस्ड। और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे ऑन द स्टेज, ऑन द
स्टेज, ये आपका वर्ब। यानी पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी बात है कि सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है बेटा। इसमें क्या है, ब्लैकनेस ज्यादा है या व्हाइटनेस ज्यादा है? वीडियो में ब्लैकनेस ज्यादा आ रही है या कंट्रास्ट ज्यादा आ रहा है? अब देखिए बी, हमने दो टेंस का नाम लिया है। एक तो अब देखना बेटा, अब क्लियर होगा शायद, अब पहले से स्पष्ट आएगा, क्लियर होगा। देखना, मैंने कंट्रास्ट कम किया है वीडियो में, पहले से ज्यादा खराब आ रहा है। नहीं, पहले में अभी भी क्या है, उसको ये बताओ ना, पहले जो वीडियो आ रहा था उसमें अब जो वीडियो दिखाई दे रहा है आपको, उसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? पहले वाला बेटर था, ये वाला बेटर है? देखिए खुशबू, मुझे ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाला वीडियो बेटर था या अभी वाला वीडियो बेटर है? चलो देखते हैं। बी में क्या होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, कल भी अपन ने शायद लिखा था, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। देखिए वाक्य कौन से टेंस का है, हैव मींस प्रेजेंट, दैट मींस इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वाक्य सकारात्मक है, ये भी हमें दिख रहा है। और जब वाक्य सकारात्मक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारी नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप, इसका सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, वर्ब क्या है, खेलते हैं, क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मैदान में अदरवाइज। ध्यान से समझना, ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो यही करते हैं। अब देखिए हमने लिखा सबसे पहले बच्चों के लिए चिल्ड्रन, कई बच्चे यहाँ चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिखते हैं, नहीं, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है इसका चाइल्ड, लेकिन आप गलती करते हो बहुत बार, बच्चे लिखते हैं या चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, जो गलत है। अब देखिए खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हमने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट और इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, देखिए हमने नोटपैड पे क्या लिखा कि वाक्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब को हटा दें। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बेटा ये वीडियो की प्रॉब्लम सभी की है क्या, या सिर्फ खुशबू की है? खुशबू आपका नेट सही नहीं होगा बेटा, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं है, ब्लर वीडियो बिल्कुल क्लियर है। आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नेटवर्क यदि वहाँ वीक होगा तो आपको ब्लर नजर आएगा, आपको वीडियो स्पष्ट या क्लियर नहीं दिखेगी। बाकी यहाँ से बिल्कुल इंटरनेट क्लियर है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ से। अब आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक अलग चीज है, उसकी मैं नहीं कह सकता। मैंने तो जितनी यहाँ से स्पष्ट और साफ करना था उतना इसको साफ कर दिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, वो क्या, यदि वाक्य में प्रयुक्त करता, ध्यान से समझना बेटा, the used subject in the sentence, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा हूं मैं, यदि वाक्य में प्रयुक्त करता क्या हो, he she it या एक वचन हो, एक वचन का मतलब सिंगुलर नंबर, या एक वचन हो, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको ऐड करना। दो चीजें क्लियर होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब जोड़ते हैं, सीधी सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर, हमारा सब्जेक्ट ही हो, जैसे यहाँ चिल्ड्रन की जगह ही आ जाए, कोई एक नाम हो, तो फिर आपको जो ये वर्ब है, इस वर्ब में या तो एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। अब देखिए जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ईएस जोड़ना है। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि साहब यदि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस कब जोड़े, तो ईएस कब जोड़े। तो ये एक चीज और अपन को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, तो यहाँ देखिए एक चीज लिखता हूँ, एस एच सी एच एक्स ओ डबल एस इज इक्वल टू ईएस। ये कहां होंगे, ये देखिए लास्ट स्टॉप्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के अंत में यदि इनमें से कोई स्टॉप आता है, जैसे यह क्रिया क्या है कि अपन ने प्ले, तो प्ले में क्या है लास्ट में देखो, इनमें से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर अपन को एस जोड़ना, ईएस नहीं जोड़ सकते, ईएस से क्रिया है कि कोई जोड़ेंगे। एक सेंटेंस देखिए वापस में, इसका एक सेंटेंस लिखता हूं, रमन बाजार में दूध बेचता है, दूध बेचता है। आप सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, बेचता है वर्ब, दूध ऑब्जेक्ट, बाजार में अदरवाइज। क्लियर है। अब देखिए बाकी कौन से टेंस का है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट निकाल, सब्जेक्ट को हमने लिख दिया साहब, ये सब्जेक्ट का
इसके बाद में रमन के बाद में देखिए आप वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य है तो नोट में लिखा था हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेचने को कहते हैं सेल, तो हमने लिखा एस ई डबल एल। अब देखिए यहाँ रमन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आपको एस जोड़ना है या आपको ई एस जोड़ना है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा या आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आप एस जोड़े या ई एस, एस जोड़े या ई एस, तो आप देखिए ये जो आपकी वर्ब है इसके लास्ट में देखिएगा, इनमें से कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो हमने जोड़ दिया एस सेल्स, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मिल्क और इन द मार्केट, इन द मार्केट। ये वो सारी चीजें थी इसकी जिनको अपन को देखना था। यानी अब पूरे के पूरे 12 टेंस के सकारात्मक वाक्यों को हम बना सकते हैं। पूरे के पूरे 12 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने भी 12 टेंस है उन 12 टेंसेस के अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने में हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सारे टेंसेस की स्ट्रक्चर एक ही है, मैंने क्या समझाया वो आपको फिर बता दें। सारे टेंसेस की स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन दो टेंस का नाम दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? दोनों टेंस की अलग अलग चीजें मैंने बताई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ब लिखेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो आपकी जो वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ोगे आप या ई एस जोड़ोगे। एस कब जोड़ोगे, ई एस कब जोड़ोगे, ये भी मैंने बता दिया कि जिस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, जिसमें जिस वर्ब का आप यूज कर रहे हैं, जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं उस वर्ब के लास्ट में यदि इनमें से कोई स्ट्रोक्स आता है तो आप एस लिखेंगे, ई एस जोड़ेंगे, और नहीं आता है तो आप एस इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है चीज? डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो प्रॉब्लम है एस और ई एस का ऐड होना, ये आपके लास्ट तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप अपियर होने के लिए जाएंगे या जब आप अपियर होते हैं तो ये चीज आपकी जीवन में लास्ट तक चलेगी। ध्यान देना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। आपको आज करना क्या है, सबसे पहले वो समझिए। आपको 20 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, ध्यान देना, 20 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। यानी हिंदी में वाक्य लिखना है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। हिंदी में सेंटेंस आपको लिखना है, फेयर कॉपी का काम बता रहा हूं, उसमें आपको फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। 20 सेंटेंसेस, वो 20 सेंटेंसेस कैसे होंगे ध्यान देखना। 10
सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे 10 टेंस से, और 5 सेंटेंस आप बनाएंगे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के, और 5 सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी 10 सेंटेंस तो इन 2 टेंस के, जो हमने ये नोट नंबर 1 लिखा है इसका पैटर्न आ जाएगा, और बाकी के 10 सेंटेंस, बाकी के जितने भी जो आपके टेंसेस बच गए 10, उन 10 टेंस में आप किसी के भी बना देना। ये 20 सेंटेंस आपकी फेयर कॉपी में होने चाहिए। यहाँ क्षितिज है, कौन है? जहांगीर। ये बोल रहा है सर मार्केट से पहले द क्यों आएगा? देखिए मार्केट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इसलिए यूज किया है क्योंकि मार्केट एक स्पेसिफिक पैलेस होता है, खास स्थान जहां वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। और जब कोई पर्टिकुलर पैलेस का नाम लिखा जाता है, उसका यूज होता है, उसके बारे में बात होती है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कितनी समझ में आ गया क्या? Here market is specific place, therefore the article has been used here before it. और कोई आपकी क्यूरीज और पूछिए। सबसे पहले तो मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूं बेटा। ये जो हमने नोट नंबर 1 लिखा, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? नोट नंबर 1 जो हमने लिखा, you have understood what is the note number 1 or not? मेरे को मैसेज बॉक्स में बताइए आप, नोट नंबर 1 समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। दूसरी एक चीज और बताइए, नोट नंबर 1 में अपने ए और बी 2 चीजें लिखी है, ये समझ में आ गई? और बताइए नीचे दोबारा मैसेज करके, नोट नंबर 1 में ए और बी जो हमने लिखा, ये समझ में आ गया? यस, अशोक को समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है। तमन्ना कौन है? ये इसको भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद में एक और नई चीज, अपन ने नोट ये जो बी लिखा, इस बी में ही एक चीज और लिखी, एस और ईएस सेंटेंस में मेंबर की फर्स्ट फॉर्म में कब ऐड होंगे, ये चीज समझ में आ गई? एक बार और मैसेज करके बता दीजिए मुझे, ताकि कंफर्म हो जाए, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं आपसे। एस और ईएस का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और फिर एस का प्रयोग कब करते हैं और ईएस का प्रयोग कब करते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब बेटा एक चीज और देखिए आप, मैं कंफर्म ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो 20 सेंटेंसेस मैंने बताए हैं फ्रेम करने के लिए, ये इनका ट्रांसलेशन करने के लिए, ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत हो रही है? 20 सेंटेंस देखिए, रोजाना का काम रोजाना करना है, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि आपने रोजाना का काम रोजाना पूरा नहीं किया, then you would not be able to catch what I want to make you catch. तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, वो चीज तुम लोग भी पकड़ नहीं पाओगे। If you want to score the highest marks in your board examination 2022, then you have to work according to my suggestions as I suggest you every day. ठीक है स्टूडेंट्स? अब और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, लास्ट 1 मिनट। डू यू वांट टू नो समथिंग मोर? सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। जल्दी कीजिए बेटा, वीडियो खत्म हो रहा है, टाइम ओवर हो रहा है हमारा।
हर बच्चे का मैसेज होना चाहिए स्क्रीन पे, डन डन डन, तब मेरे को कंफर्म होगा कि हाँ यस यू हैव डन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। और एक बात और देखिए कि जो भी आपके जानकार स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी क्लास से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि वह जुड़ जाएं, वरना इसके बाद में फिर उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होगी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू once again, see you soon on Monday।